नमस्कार, मैं सी वेद सोनी। आज हम क्विकली रिवाइज करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। पहला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इसके अंदर। ओहो, ये तो करवाया हुआ है। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है कहता है गुड्स के लिए आपको इनवॉइस कब तक काट देना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सर्विस के केस में आपको इनवॉइस कब तक काट देना है। लो साहब, बता रखा है नहीं बता रखा है, सच बताना। गुड्स के केस में सर इनवॉइस कब तक काट देना है? मैं कहता हूं रिमूवल है, रिमूवल या डिलीवरी। इस दिन तक हर हालात में, अप टू द डेट ऑफ रिमूवल और अप टू द डेट ऑफ डिलीवरी, आपका हर हालात में इनवॉइस कट जाना चाहिए। सर एक बात बताओ, लगी हाथ, रिमूवल और डिलीवरी में कुछ फर्क है क्या? अगर मेरी शॉप से, मेरी फैक्ट्री से यहीं से बंदा माल लेके जा रहा है तो डिलीवरी यहीं खत्म हो गई है साहब। लेकिन अगर गुड्स के अंदर मूवमेंट है, गुड्स पहले यहां से निकलेगी, डिलीवरी लिख रखा कॉन्ट्रैक्ट में, जब मानी जाएगी जब सामने वाले के घर पहुंच जाएगी। तो इस केस में फिर हम डिलीवरी नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? जिस दिन मेरे यहां से निकल गई, रिमूव। तो अल्टीमेटली दोनों में एक क्रक्स है, जिस दिन माल मेरे यहां से निकला उस दिन या उससे पहले तक इनवॉइस कट जाना चाहिए, खत्म। सर्विस के केस में आपको इनवॉइस कब तक जारी कर देना है? इसमें 30 डेज का कॉन्सेप्ट होता है। कितने का बेटा? जिस दिन आपने सर्विस दी, मैंने कहा डेट ऑफ सर्विस, उसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस जारी कर देना है। दो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। लेकिन ये तो पुराने थे। चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है और कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है। पहले तो ये पढ़ेंगे और फिर इन दोनों के अंदर इनवॉइस कैसे इशू होते हैं, फिर ये भी पढ़ने पड़ेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पेपर में क्वेश्चन हर बार आता है, कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, और दूसरी साइड लिख रहा हूं कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है। पहले तो सीख लो कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं। पहले तो किसको बोलना समझ में आ जाएगा, फिर सीखेंगे क्या इसमें इनवॉइस कब तक जारी हो जाता है। कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स मींस सप्लाई प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड continuously और recurrent basis under a contract for which, जिसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट्स धीरे धीरे आती रहेगी, एंड ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हैं। ये डेफिनेशन बता रखी है किसकी? कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है? कहता है वो सप्लाई जो आपने प्रोवाइड कर दी, ध्यान से याद करवा रहा हूं, या जो एग्री टू प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड, कैसे लगातार जाएगी वो सप्लाई, कॉन्टिन्यूसली और रिकरंट बेस पे। रिकरंट ऐसे होता है, सप्लाई जा रही थी, रुक गई, फिर चालू होगी, फिर रुक गई, फिर चालू होगी, फिर रुक गई, ये रिकरंट बेस होता है। कॉन्टिन्यूसली एंड रिकरंट बेसिस पे कैसे? अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें वो सप्लाई भी आती है जिनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा? स्पेसिफाई कर दिया, उनको भी कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ डेफिनेशन याद हुई या नहीं हुई? अब कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन तुरंत याद कराता हूं। कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस मीन सर्विस या सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड कॉन्टिन्यूसली एंड रिकरेंट बेसिस पे, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां भी था अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, यहां भी है, लेकिन यहां पे एक वर्ड है एक्सीडेड 3 मंथ, 3 महीनों से ज्यादा वो सर्विस चलेगी। क्या ऐसा मैंने गुड्स में बोला था? तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। गुड्स में 3 मंथ का कोई क्राइटेरिया नहीं है साहब, और कंटिन्यू सप्लाई सर्विस में 3 मंथ का क्राइटेरिया है। जब भी आपकी सर्विस 3 महीने से ज्यादा चलेगी ना, तो ये कंटिन्यू सप्लाई माना जाएगा। बाकी सेम है, इसमें वो सर्विस भी आती है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ डेफिनेशन याद हुई या नहीं हुई? तो भाई रिवीजन है, अब ज्यादा ध्यान तो नहीं दे सकता, आगे चलता हूं। अब सीख रहे हैं, अगर कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है तो इनवॉइस कब तक कट जाना चाहिए, और कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस का केस है तो हमें इनवॉइस कब तक जारी कर देना है। नॉर्मल गुड्स नॉर्मल सर्विस का इनवॉइस सिखा चुका हूं, कॉन्टिन्यू गुड्स का और कॉन्टिन्यू सर्विस का इनवॉइस कब तक काट देना सिखा रहा हूं। कॉन्टिन्यू गुड्स क्या होती हैं? आज माल आपने, मैंने कहा कितना माल चाहिए, आपने कहा सर प्रोडक्शन में चल रहा है, जितना जितना चलता रहेगा बताते रहेंगे, फटाफट भेजते रहना। तो माल रोज जा रहा है, कभी रुक रहा है, कभी जा रहा है, कभी रुक रहा है, तो कौन सी सप्लाई बेटा? कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जैक्ट कितना जाएगा वो मेरे को पता नहीं, उसको एग्जैक्ट कितनी पेमेंट करनी है वो उसको भी पता नहीं। यस और नो? बहुत बढ़िया, देखिएगा जैसे साहब। तो इस केस में 2 चीजें जारी होती हैं,
दो चीजें जारी होती हैं, एक बोलते हैं सक्सेसिव, आपको सक्सेसिव समझते हैं, आने वाला, सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। मैं तो यहां से क्या भेजता रहूंगा, अकाउंट्स की कॉपी, बिल भेजता रहूंगा, और सामने वाला भी सक्सेसिव क्या करता रहेगा, पीरियोडिकली पेमेंट्स करता रहेगा। पीरियोडिकली क्या करता रहेगा, पेमेंट्स करता रहेगा। रूल आ गया अब क्या, इनवॉइस कब तक जारी कर देना है, कहता है इन दोनों में से चाहे स्टेटमेंट पहले जा रही है चाहे पेमेंट पहले जा रही है, जो भी हो रहा है उस दिन ऑन या उससे पहले बिफोर, ऑन और बिफोर हर हालात में आपका इनवॉइस कट जाना चाहिए। क्लियर, इनवॉइस में जितना माल जा चुका है उसका और वहां से जितनी पेमेंट आ चुकी है उसका, यस और नो। ठीक है, ये था कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस। लेकिन ये केस कौन सा है, इसको याद कराना 1 मिनट में। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस कब तक कट जाना है, तो तुम क्या बोलोगे, सक्सेसिव स्टेटमेंट्स या सक्सेसिव पेमेंट्स जो आ रही हैं उसके उस दिन या उससे पहले इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए। दूसरा केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। सीए सॉल्यूशन में मान लो 25 एसी लगे हुए हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, मैंने अखिल को बुलाया, मैंने कहा सीए तो कर नहीं रहा, एक काम कर ले, एसी की मेंटेनेंस का ठेका ले ले। इसने कहा सर कौन सा एसी ठीक करना, मैंने कहा कौन सा मत बोल, पूरे साल में किसी में भी दिक्कत आई तू करेगा, सर्विस तू करेगा, कूलिंग घटेगी तू ठीक करेगा, पाइप खराब होगी तू ठीक करेगा, पूरे साल का इकट्ठा ठेका दे दिया है। मुझे बताइए सर्विस इसने मेरे को एक दिन दी, एक बार दी, या पूरे साल दी। दूसरी बात, क्या ये सर्विस 3 महीने से ज्यादा की है या कम की है, ज्यादा की है। हमारे बीच में कॉन्टेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ सर्विस दे भी चुका है, कुछ एग्री टू प्रोवाइड आगे भी दे देगा, सारी कंडीशन पूरी हो रही है, तो कौन सी सप्लाई बन गई। अब सवाल फिर इनवॉइस कब कटेगा, इनवॉइस कब कटेगा। या तो अखिल ने बोल दिया मुझे सर फलाने दिन पेमेंट लूंगा, फलाने दिन क्या लूंगा, मैंने कहा पेमेंट की बात सबसे पहले करा, कहता सर बात सुनो, काम धंधा कर रखा है क्या श्रम है, हर महीने की 15 तारीख को मेरे को क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए, या तो मैं महीने वाइज ले लूंगा नहीं तो इकट्ठी भी ले सकता हूं, ये पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सही हाफ में, जब हाफ जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं अपनी पूरी पेमेंट ले लूंगा आपसे। इसका मतलब 3 केस हो सकते हैं, या तो पेमेंट की डेट, पेमेंट की डेट जो है वो स्पेसिफाई कर रखी है, स्पेसिफाइड कर रखी है। तो अगर पेमेंट की डेट स्पेसिफाइड है तो रूल बिल्कुल सिंपल है, ऑन और बिफोर, इस दिन या इससे पहले इनवॉइस कट जाना चाहिए। पहला केस क्लियर। दूसरा, शर्म शर्म में अखिल ने पेमेंट की बात ही नहीं करी साहब, नहीं कह पाया पेमेंट की बात, तो अब इनवॉइस कब जारी होएगा। यहां बोल रखा है कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कभी ना कभी ये साल खत्म भी तो होगा, ये सर्विस कंप्लीट भी तो होगी, उस दिन या उससे पहले कॉन्सेप्ट आ गया ऑन और बिफोर, तब तक या उससे पहले इनवॉइस कट जाना चाहिए। तीसरा केस, ना सर्विस कंप्लीट हुई है ना पेमेंट का कोई जिक्र कर रखा है, कहीं से कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो बीच बीच में जैसे ही मैं इसको पेमेंट करूंगा, इसको पेमेंट रिसीव होगी, होगी नहीं होगी, तो जो भी एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट आएगी, यहां तो सर इसमें फर्क क्या हुआ फिर है, यहां स्पेसिफाई कर रखी है एडवांस में, ये ओकेजनली पेमेंट हो सकती है, जिस दिन भी एक्चुअल पेमेंट होगी उस दिन या उससे पहले इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए। थ्योरेटिकल है, इसको याद कर लेना। आधी के लिए पहले जारी हो जाएगा, आधी के लिए बाद में जारी हो जाएगा, समस्या क्या है। क्या मैं आगे चलूं, आज की क्लास में नॉर्मल गुड का इनवॉइस सिखा चुका, सर्विस का इनवॉइस सिखा चुका, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड सिखा चुका, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस सिखा चुका। आगे चलें, ठीक है। अगली बार बंदा कहता है टैक्स इनवॉइस क्या होता है, क्या बोल रहा है बेटा, मैं एक बार देख लूं, पहले डेबिट नोट है क्रेडिट नोट, चलो साहब पहले इंपॉर्टेंट कर देते हैं, हो सकता है कई बच्चे परेशान हो रखे हैं, उनको समझ में ना आता हो क्रेडिट नोट क्या होता है। अगर क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये समझ में आ गया तो गारंटी देता हूं डेबिट नोट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो समझदार है वो एक ही करेंगे, दूसरी लैंग्वेज बिल्कुल रिवर्स मारनी अपने आप हो जाएगा। तो समझते हैं एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट नोट। क्या बेटा, क्रेडिट नोट जारी करता है सप्लायर, देता बायर को है, हमेशा उस केस में देगा, हमेशा उस केस में देगा जब गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स जमा हो गया, तो उस ज्यादा वाले को अब कम करना है, कम करने के लिए क्रेडिट नोट, सी से क्रेडिट सी से कम, कम करने के लिए जारी करना पड़ता है क्रेडिट नोट। और कम तब करना पड़ता है जब पहले ज्यादा जा रखा होता है। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है। सर ज्यादा कैसे चला गया, मजाक चल रहा है, मैं कुछ केस लिखता हूं, आप सोच के बता देना।
ये बंदा सप्लायर है, ये बंदा बायर है, लाख रुपए का माल भेजा है साहब, लाख रुपए के गुना में तो करना था 12% रेट, गलती से कर गया 18% रेट। करना था रेट कितना बेटा 12%, और मैं चार्ज कर गया गलती से कितना 18%। 18% मैंने अपने पास नहीं रखा साहब, लेके ये मैंने गवर्नमेंट को, ओहो इसने थोड़ी कराया, ये लेके मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो बताना ये केस वही नहीं हो गया, जब जब गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा में टैक्स चला जाता है तब तब सप्लायर उसको कम करने के लिए क्रेडिट नोट जारी करता है। ये सर नो, एक बात का ध्यान देंगे, इससे लेके मैंने चुकाया है, जो मैंने इसको दिया है आउटपुट था, मेरी आउटपुट लायबिलिटी। अब मैं गवर्नमेंट को फोन करके कहूंगा कि पिछले महीने मैंने टैक्स ज्यादा दे दिया, कम देना चाहिए था, मैं इस महीने की मेरी लायबिलिटी को कम कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट भी साथ में बोलेगी पता है क्या, तू तेरी लायबिलिटी को अगर कम कर लेगा तो जिसने माल खरीदा था, माना उसने गलती से 18 दिया, तो उसने क्रेडिट भी तो कितने हिसाब से बुक कर रखा होगा अपनी बुक्स में 18। अगर तू तेरी लायबिलिटी कम करेगा तो बशर्ते कोरस्पोंडेंस में उसका क्रेडिट भी कम हो जाना चाहिए। यस और नो। बीच में ये तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, वैसे मैं केसेस करा रहा था, क्या पहला केस क्लियर है? दूसरा केस, रेट लगानी थी 12, रेट तो लगाई मैंने 12 ही, लेकिन माल की वैल्यू की जगह 1,10,000 रुपए डल गया, फिर टैक्स ज्यादा पहुंच गया। ये सर नो। माल 10 लाख रुपए का था, मैंने लिखा भी 10 लाख है, इनटू में 12% टैक्स की रेट है, मैंने करीबी 12% रेट है। माल सामने वाले बंदे ने जब घर जाके खोला तो निकला 8 लाख रुपए का, 2 लाख का माल ही नहीं पहुंचा, फिर गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा चला गया। ये सर नो। अब सप्लायर फिर से क्रेडिट नोट जारी करेगा क्योंकि एक्स्ट्रा में टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया है। मैं अपनी लायबिलिटी कम करूंगा तो कोरस्पोंडिंगली बायर को भी अपना क्रेडिट कम करना होगा। ये सर नो। कोई और केस भी हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है, माल भेजा था मैंने 10 लाख रुपए का, रेट भी जारी करना था 10%, मैंने कहा ओके, माल गया भी 10 लाख रुपए का है, लेकिन सामने वाले ने 4 लाख रुपए का माल वापस भेज दिया, तो 4 लाख का अगर माल वापस आ गया तो सेल हुई नहीं, और सेल हुई नहीं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जा चुका है। ये सर नो। बहुत बढ़िया। पांचवा केस, 10 लाख रुपए सही किया है, मल्टीप्लाई में भी 12% करना था, लेकिन माल बासमती चावल भेजना था, वहां पे किन की चावल निकला है, क्वांटिटी दूसरी चली गई, जिसकी 60 रुपए किलो की वर्थ थी 110 रुपए किलो की वर्थ वाला था, अब फिर ज्यादा चला गया है। अल्टीमेटली मैंने 5 केस आपको बना के दिखा दिए, सिंपली सब में मिस्टेक हो रही है। क्या हो रही है? वाया मिस्टेक, अगर किसी कारण से गवर्नमेंट के पास जब टैक्स ज्यादा जमा हो जाता है तब सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करके अपनी लायबिलिटी कम करता है, लेकिन कोरस्पोंडिंगली सामने वाले को भी अपना क्रेडिट कम करना होता है। एग्जैक्ट समझ में आया नहीं आया? अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो बेटा डेबिट नोट नहीं हो जाएगा। सर उल्टा कैसे कर दोगे, कैसे कर दोगे? बेटा मल्टीप्लाई करना था 18 लेकिन कर गया 12। इस केस में गवर्नमेंट के पास कम गया है, जो चीज कम गई उसको बढ़ाना होता है, बढ़ाने के लिए डेबिट नोट जारी होगा। सर डेबिट जो नोट जारी होगा तो अगले महीने आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, मैंने कहा लेकिन मुझे तो लेके देना है, अगला अपना क्रेडिट बुक कर लेगा। अच्छा सर, क्रेडिट नोट में बायर को क्रेडिट कम करना पड़ा था, डेबिट नोट में बायर का क्रेडिट बढ़ जाएगा। इसका मतलब कोई अगर एमसीक्यू में पूछ ले किसी बंदे को क्रेडिट कैसे मिलता है, हम बोलेंगे 2 बेस पे मिलता है, या तो इनवॉइस के बेस पे या डेबिट नोट के बेस पे। बुक करने की बात कर रहा हूं, बुक करने की बात कर रहा हूं। कोई बंदा सिर्फ परचेज करके ही, हो सकता है परचेज के टाइम पे इनवॉइस कम जारी हो गया हो, तो डेबिट नोट के बेस पे भी क्रेडिट बुक किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताओ, क्या डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्लियर है? यस। जीएसटी खत्म है, आगे क्या दे रखा है? क्या है? सॉरी रिकॉर्डिंग चल रही। टैक्स इनवॉइस बताना है। अब 3 चैप्टर सोच के आता हूं यार, ये तो तुम ही कर लो। टैक्स इनवॉइस क्या होता है? टैक्स इनवॉइस एक पक्का बिल है, वो पूछेगा इसके कॉलम बताओ कौन से होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या डिटेल होती है, तो क्या क्या बोलोगे? जीएसटी नंबर, मेरा जीएसटी नंबर, सामने वाले का, लेकिन अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर नहीं, उसका स्टेट का कोड डलता है। उसका डलता है उसका स्टेट का कोड, की कौन सा स्टेट का है, इस टाइप की बातें। माल कितने की वैल्यू क्या है, माल की क्वांटिटी क्या है, माल का HSN कोड क्या है, माल कहाँ पे जाएगा, खरीदने वाले का नाम, बेचने वाले का नाम, ये सारी बातें बता रखी, इसको टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन टैक्स इनवॉइस सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही जारी कर सकता है। अगर बंदा कॉम्पो स्कीम में होगा, अगर बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में होगा तो टैक्स इनवॉइस की जगह पे बिल ऑफ सप्लाई जारी करता है। क्या ये बात आपको पता है?
अरे ये तो पता ही होनी चाहिए यार। कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस तो जारी नहीं कर सकता, वो क्या जारी करता है उसकी जगह पे? बिल ऑफ सप्लाई, और उसके माथे पर लिखा होता है मेरे पास टैक्स चार्ज करने की क्षमता नहीं है। क्लियर? ठीक है सर। सर फिर टैक्स इनवॉइस क्या होता है ये तो पता लग गया, फिर इसका मैनर बता रखा होता है। अगले क्वेश्चन में वो कहता है इसको जारी करने का तरीका सिखाओ, मैनर बताओ। मैंने कहा बता देता हूं, या तो ये इनवॉइस गुड्स का होगा या ये इनवॉइस सर्विस का होगा। अगर गुड्स का होगा तो ट्रिप्लीकेट कॉपी बनेगी। कितनी बनेंगी बेटा? कल वो इसी का जिक्र कर रही थी गुड़िया, ट्रिप्लीकेट कॉपी बनेगी। और अगर सर्विस का होगा तो कॉपी डुप्लीकेट बनेगी। सर क्यों क्यों ऐसा क्यों? इसमें ट्रांसपोर्टर की कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसमें ट्रांसपोर्टर हो ही नहीं सकता। सर्विस इंटेंजिबल नेचर की होती है, उनको ट्रक में भर के लेके जा रहे। तुम बहुत कुछ सीख के जा रहे हो आज की क्लास में, मैंने तो सर्विस दे दी। तुम्हारी मम्मी जाती है पॉकेट, कहती है कौन सी जेब में कौन क्या लेके आया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि जो मैंने दिया दिमाग से दिया, और जो तुम्हारे गया वो कहां गया? दिमाग में। तो वो इंटेंजिबल होता है साहब। इसलिए इसकी ट्रिप्लीकेट जो कॉपी जारी होंगी, इसकी डुप्लीकेट होंगी। एक कॉपी होती है ओनर के लिए, ओरिजिनल कॉपी बायर के लिए होती है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के लिए होती है, ट्रिप्लीकेट कॉपी खुद जिस बंदे ने सामान बेचा है उसके लिए होती है। ओहो, सेलर किसके लिए होती है बेटा? सेलर के लिए। ये बात समझ में आ गई आपको? ऐसी बातों के साथ इसमें और आगे क्या बता रखा था बेटा? एक कॉन्सेप्ट करा देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। ये लिख रखा है जब भी हम सेल करेंगे, और अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप चाहे 1 रुपए की सेल करें आपको बिल काट के देना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा हेक्टिक नहीं लग रहा आपको? थोड़ा सा तो हेक्टिक है। 2 रुपए का बच्चा चूरन लेके आया, मैंने कहा रुक बिल बना देता हूं। 2 रुपए के चूरन में मेरी 5 पैसे बची थी, 5 पैसे का मेरा कागज खराब हो गया। कमाल हो गया। और ये खराब तो हो गया, बच्चा हर मिनट में स्वाद ले जाता है, फिर एक चूरन ले जाता है, फिर एक चूरन ले गया, फिर 5 रुपए की टॉफी ले गया। ऐसे तो पूरे दिन उसी की बिल काटता रहूंगा, तो अपना काम कब करूंगा? ये सर नो? ठीक है सर। तो एक और कॉन्सेप्ट है, अगर माल की वैल्यू, गुड्स की वैल्यू अप टू 200 रुपीज तक है, 200 रुपए तक वैल्यू है, 200 से 1 रुपए ऊपर चढ़ा गया तो माल का बिल आपको काटना पड़ेगा। जिसने माल खरीदा है, जिसने माल खरीदा है मीन्स बायर की बात कर रहा हूं। बायर आपका पक्का अनरजिस्टर्ड सेक्टर से बिलोंग करता हो। और तीसरी कंडीशन, बेशक अनरजिस्टर्ड सेक्टर से बिलोंग करता हो, एंड लगा के रखा, उसने डिमांड भी ना की हो, उसने डिमांड भी नहीं की है। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो बिल नहीं काटना, बिल नहीं काटना। कहीं टूट गई, कहीं भी टूटे बिल कटेगा। वैल्यू 200 से ऊपर बिल कटेगा, बायर रजिस्टर्ड बिल कटेगा, डिमांड कर दी तो बिल कटेगा। यस और नो? चलो आगे, अगला कॉन्सेप्ट बताना क्या है? लो बेटा 2 समझा देता हूं। इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं यार, फिर इसमें क्या था? फिर इसमें क्रेडिट नोट में बच्चा उलझता है इसमें। और गुड्स कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड सर्विस क्या होती है, उसका इनवॉइस कब जारी करना होता है, यही बच्चा फंसता है। और क्या था इसमें? एक वाउचर है रिसिप्ट वाउचर, वाउचर है ये, और एक वाउचर है रिफंड वाउचर। रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिसिप्ट वाउचर में आपने अभी किसी के लिए कोई काम भी नहीं किया है, वो कब करना है ये भी पता नहीं है, और आपके पास एडवांस आ जाए तो याददाश्त रखने के लिए, मेमोरेंडम स्मरणार्थ रखने के लिए आप एक वाउचर जारी करते हैं, इसका नाम रिसिप्ट वाउचर होता है। आप मेरे पास एट प्रेजेंट इंटर के स्टूडेंट है साहब, आप आके मेरे को सारी फीस दे चुके हैं, आपको मेरा पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुकुंद सोनी कहता सर फाइनल में जब मैं होऊंगा उस टाइम आप मेरे को जीएसटी पढ़ाओगे। मैंने कहा बेटा जब तक का क्या पता। कहता नहीं सर प्लीज़ 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये दे दिए मुझे। अब ना तो वो साल आया है, ना भी नियर फ्यूचर में मेरे को सर्विस देनी है, और ना मुझे अभी फिलहाल पढ़ाना है, और पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा तो 20 बातें। मुझे लग रहा हो सकता है मैं ना भी पढ़ाऊँ, तो मैंने इसका पक्का बिल नहीं काटा। मैंने क्या कर दिया, इसको एक रिसिप्ट वाउचर जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? कि एक रिसिप्ट वाउचर फलाने बंदे से, ये उसका नाम है, ये उसका नंबर है, ये फलाना है, ये ढिमका है, इतने रुपए मेरे पास आए, रसीद स्वरूप मैंने इसको क्या दे दी बेटा? रिसिप्ट वाउचर दे दिया। क्लियर? रिसिप्ट वाउचर, उसके कंटेंट है वो पढ़ लेना तुम। नीचे बच्चा गया, नीचे मोहित टकरा गया। मोहित क्या बोलता है? क्या दिया है? फीस। किसको? 4 दिन मीठा बोलता है, 5 दिन ढंग से पढ़ाएगा, फीस लेके गायब हो जाएगा, रोज छुट्टी करेगा, रोज पड़ोस में ताऊ गुजरेंगे, यहाँ का कोई सिस्टमेटिक काम नहीं है। तो मोहित कहता अब तो लूट चुका हूँ। मुकुंद बोलता है, कहता जा वापिस ले अपनी फीस। मैं पढ़ा रहा था, मुकुंद फिर आया, क्या बोलेगा? सर जो फीस दे के गया था। मैंने कहा बेटे मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर दे दिया। कहते रिसिप्ट वाउचर दे दिया आपने, मेरी फीस मुझे वापस कर दो, मुझे नहीं पढ़ना आपसे। मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, अब तू मुझे रिफंड वाउचर दे। तू दे मुझे क्या? रिफंड वाउचर, जो इस बात का प्रूफ होगा कि मैंने तेरे से पैसे लिए थे तो मैंने तेरे पैसे वापस दे दी। इनको बोला जाता है बेटा रिसिप्ट एंड रिफंड वाउचर। अरे नॉर्मली रजिस्टर्ड के केस में ही होते हैं।
और सर्विस के केस में तो एक और बसड़ है ना, सर्विस के केस में एडवांस आ जाए तो जीएसटी ने ये भी कर रखा है, जिस दिन एडवांस आ गया वही आपका टाइम सप्लाई बन जाएगा। क्लियर। गुड्स के केस में तो आदमी फिर भी उसको संभालेगा, रख के रिसिप्ट वाउचर जारी करता है, लेकिन केस जैसे मैंने पढ़ाने का बताया, सर्विस का बताया था, सर्विस के केस में तो जिस दिन आया पैसा वही दिन उसका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अगले महीने गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जीएसटी। क्लियर। नेक्स्ट बताना। रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, जीएसटी के अंदर भी जैसे बेटा लॉ के अंदर सिस्टम है, तो जीएसटी के अंदर भी सिस्टम है कि कितने महीने तक, कितने साल तक आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन रखने हैं। तो यहां शायद लिख रखा हो नॉट लेस देन 72 मंथ, 72 मंथ। साल बनाऊं तो कितने, 6 ईयर तक आपको अपने जीएसटी के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलने होते हैं। कहीं कुछ और ज्यादा है, बस हो गया ये। ई इनवॉइसिंग है, ई इनवॉइसिंग करा देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है। हाँ करवा लो बेटे। एक कॉन्सेप्ट आया है ई इनवॉइसिंग, बड़े ध्यान से सुनो बेटा इस कॉन्सेप्ट को। ई इनवॉइसिंग बेटा ये इंपॉर्टेंट है गर्वित, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक के सारे चैप्टर में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई इनवॉइसिंग क्या होता है, इस ई इनवॉइसिंग के अंदर मैं आपको क्यूआर कोड बताऊंगा, मैं आपको डायनेमिक क्यूआर कोड बताऊंगा, मैं आपको आईआरपी बताऊंगा, और मैं आपको IRN नंबर बताऊंगा। ये 4 बातें मुझे बतानी और हमारा ई इनवॉइसिंग खत्म हो जाएगा। यस और नो ढुल, बड़े ध्यान से देख रही है, कहती पहले तो ना बताया था क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड। कोई बात ना, अब याद आ गया तो बता दूंगा यार। ई इनवॉइसिंग क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकली तो इसकी लिमिट बहुत डाउन आ चुकी है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमारी बुक में कितनी दे रखी है, शायद 50 करोड़ दे रखी है ना, ये 10 पे आ चुकी है शायद। एनीवेज, जिस बंदे का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 करोड़ तक का है या 50 करोड़ से ज्यादा का है, अप टू में तो सारे छोटे मारे जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, जिसका एक्सीड करता है टर्नओवर पिछले साल कितने से, 50 करोड़ से, उस बंदे के लिए मैंडेटरी कर दिया है ई इनवॉइसिंग। सर पहले ये बताओ, मैंडेटरी तो कर दिया, ई इनवॉइसिंग होता क्या है? क्या इनवॉइस हम नहीं बनाएंगे क्या? मैंने कहा हम ही बनाएंगे, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, जिस सॉफ्टवेयर में बनाते थे उसी सॉफ्टवेयर से बनाएंगे। तो फिर नया क्या आया, जो इनवॉइस बनाते हैं बस उसको सिर्फ IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, गवर्नमेंट की साइट है, इस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके हमारे इनवॉइस की डिटेल डालनी है इसके ऊपर। तो क्या इनवॉइस गवर्नमेंट ने काट के दिया? हमने बनाया, जैसे पहले बनाते थे उसी सॉफ्टवेयर से बनाया, सिर्फ क्या किया है, इट मीन्स सर हमने जो इनवॉइस काट रखा है उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है किस पोर्टल के ऊपर, IRP पोर्टल के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर डिटेल डालेंगे तुरंत एक नंबर जनरेट होगा जिसका नाम IRN नंबर है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ये नंबर यूनिक होता है साहब। ये नंबर क्या होता है बेटा? यूनिक। सर ये अब नया क्या मसाला आ गया, ई वे बिल में तो सारी चीजों की डिटेल ले गए। अब कहते हैं भाई देखो बेटा, ई वे बिल हमें जनरेट करना पड़ता था, ई वे बिल भी इनवॉइस से जनरेट होता है। ई इनवॉइसिंग का फायदा क्या? कहता जिस चीज की रिपोर्टिंग आप हमारी पोर्टल पे कर दोगे उसका ई वे बिल तो अपने आप हमारे पास आ गया। बोलो हाँ। इसका मतलब ये ऑटो पॉपुलेटेड करता है। ई वे बिल में भी जो मैंने सामान भेजा वो किसी और के पास भेजा है। मेरी GSTR1 जो है उसमें मैं आउटपुट की डिटेल दिखाता हूं, तो मुझे पहले ई वे बिल बनाना पड़ता था, फिर GSTR1 में डिटेल डालनी पड़ती थी। गवर्नमेंट कहती झंझट खत्म। तू एक काम किया कर, जब तू इनवॉइस बनाए ना उसकी डिटेल तो तुरंत मेरे IRP पोर्टल पे डाला कर। जैसे तू IRP पोर्टल पे डालेगा मैं तेरा ऑटो पॉपुलेटेड करके तो ई वे बिल जनरेट कर दूंगा, और GSTR1 में जो तू मैन्युअली फिगर डालता है वो मैं अपने आप अपडेट कर दूंगा। ये सर नो, इसका मतलब टाइम बच जाएगा। एक एरर होती है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसपोजिशन एरर। जब आप डेटा फीड करते हैं तो डेटा फीड में एरर हो जाती है ना, वो एरर सारी क्या हो जाएंगी, खत्म, और गवर्नमेंट के पास पूरा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड। इस चीज को बोला जाता है ई इनवॉइसिंग। नहीं समझ में आया? हाँ, ई इनवॉइसिंग नथिंग, जैसे हम इनवॉइस बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सिर्फ इसकी रिपोर्टिंग IRP पोर्टल पे करेंगे। जैसे ही IRP पोर्टल पे सिर्फ रिपोर्टिंग करेंगे तुरंत एक नंबर जनरेट होगा, उसका नाम है IRN नंबर। जैसे ही नंबर जनरेट होता है इसकी डिटेल अपने आप
पोस्ट हो जाती हैं, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती हैं। ई बिल में जहाँ डेटा आना था वहाँ अपने आप आ जाएगा, और GSTR 1 में जहाँ डेटा जाना है वो अपने आप चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो टाइम भी बचेगा और एरर भी खत्म हो जाएगी। इसको ई इनवॉइसिंग बोला जाता है। ये सर नो बेनिफिट्स कर लिए, कॉन्सेप्ट कर लिया, IRP का पता लग गया, IRN का पता लग गया, और क्या है 4 नंबर का आ सकता है मैक्सिमम, इससे ऊपर आएगा नहीं, काफी है। ठीक है सर, आगे चलो। लेकिन जो ये ई इनवॉइसिंग है ना बेटा, एक बात तो मैं बतानी भूल ही गया, ई इनवॉइसिंग B2B के लिए है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस जब सेल परचेज आप करते हो उन्हीं के लिए ई इनवॉइसिंग है। तो सर फिर ये कहां पकड़े जाएंगे? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इनके लिए कैसे? इनके लिए एक नया सिस्टम लाए हैं जिसका नाम है डायनेमिक QR कोड। ये क्या है सर नया? इसमें भी लिमिट काफी अच्छी खासी दे रखी है। जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, वो अपने इनवॉइस पे एक QR कोड बना के देगी। QR कोड बना के देगी, उसके इनवॉइस पे ये एम्बेडेड होना चाहिए। बिना QR कोड के उसका इनवॉइस सही नहीं माना जाएगा। सर इसका फायदा क्या होगा? अब जब हम किसी चाय वाले के से, पिज्जा वाले से कोई भी चीज लेते हैं तो उससे पूछते हैं कितनी पेमेंट करते हैं, उसका कोड तो स्कैन करते हैं लेकिन मैनुअली डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा? मैनुअली डालते हैं। तो ये डायनेमिक QR कोड की खास बात क्या है? जब आप स्कैन करेंगे ना उसको, आपके इनवॉइस के ऊपर वाला कोड है, ये जनरल कोड नहीं है, इनवॉइस के ऊपर वाला कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो खास बात उतनी ही पेमेंट उठाएगा सीधी जितनी आपको भरनी है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसपोजिशन एरर खत्म हो जाएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता लग पाएगी। तीसरी बात, रास्ते में अगर आपका माल जा रहा है और आपके इनवॉइस के पास QR कोड है, पुलिस वाले ने आपको रुकवा लिया है, तो उनके पास अगर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं भी है तो एक ऑफलाइन ऐप है, ऑफिसर के फोन में होता है, वो ऑफलाइन ऐप से इस कोड को स्कैन करेंगे तो उसको माल की तुरंत वैल्यू कहाँ जाना है कहाँ ना पूरी डिटेल आ जाएगी। तो ई बिल की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी। यस और नो? लेकिन ये अभी भी गतिशील फेज में है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर अप्लाई हुआ है, प्रैक्टिकली नीचे वाले लोगों के लिए अप्लाई नहीं हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट था, बस आपने समझ लिया डायनेमिक QR कोड क्या होता है। QR कोड क्या होता है उसके ऊपर दे रखा है, इस जैसा ही हुआ पढ़ लेना। मुझे बताओ क्या मैं ये चैप्टर करा चुका? इन्हीं बातों के साथ विराम लेते हैं, अगला चैप्टर करते हैं हम रिटर्न्स।